नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मेरा नाम है आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित, योगी आदित्यनाथ ने पॉडकास्ट में ज्वलंत मुद्दों पर दिए बयान। कहा, बाबर और औरंगजेब को आदर्श मानने वालों में भी होंगे वैसे ही गुण। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों पर करीब 20 जगह सीबीआई के छापे। कुछ आईपीएस अधिकारियों के घर पर भी रेड। महादेव सट्टा मामले में खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। संभल हिंसा में आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को की बढ़ी मुश्किलें। पूछताछ के लिए एसआईटी ने थमाया नोटिस। बर्क ने कहा, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। बिहार चुनाव से पहले आज दिल्ली में एनडीए की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। कांग्रेस ने भी इंडी ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और अमेरिका में वोट देने के तरीके बदलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। भारत की तरह वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा अनिवार्य। और आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉडकास्ट, जो कि वो स्मिता प्रकाश के साथ इस वक्त कर रहे हैं। यूपी या बिहार के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं, 10-15 साल भी रहते हैं, पर वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलते, हिंदी ही बोलते हैं। और ऑटो वालों के साथ या फिर किसी रेस्टोरेंट में हिंदी में ही बात करते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं करते। लेकिन उन राज्य से जब लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। तो क्या समस्या आ रही? मैं कहता हूं कि हमें हर भाषा को सीखना चाहिए। हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं। और यही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में। ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तमिल पढ़ा सकते हैं, तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम और कन्नड़ पढ़ा सकते हैं, मराठी पढ़ा सकते हैं। कल ही मैं बिठूर में गया था, नानाराव पेशवा की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए गया था। बिठूर महोत्सव के साथ हमने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के इस महानायक के सम्मान के साथ बिठूर महोत्सव को जोड़ा था। नानाराव पेशवा के ही महल में बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी भी सीखी थी, युद्ध कला सीखी थी, और वहीं से उन्होंने युद्ध के सारे गुण सीखने के बाद फिर 1857 में अंग्रेजों को परास्त किया था। अगर हम इन सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, तो तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में भी अगर हिंदी पढ़ा दी जाए, क्या बुरा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराट स्वरूप रखना चाहिए देश के लिए। कुछ क्षण तो देश के लिए निकालो। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा कि जितनी भाषाएं सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहिए। अच्छी बात की, हम अभिनंदन करते हैं जी। मैंने 2024 के बाद, चुनावों के बाद, और जितनी अधिक भाषा सीखेंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जी, हैदराबाद के लिए उन्होंने वही किया था अपने पिछले टर्म में। अच्छी बात है, और इसलिए हैदराबाद आज एक हब बना है। 2024 के चुनावों के बाद मैंने आपसे कोई इंटरव्यू नहीं किया, इसलिए उसके बारे में भी 1-2 सवाल। 2024 में क्या गलत हुआ? और 10 महीने के बाद मिल्कीपुर में आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या बदलाव आया उसमें? देखिए, 2024 के बारे में आपने शुरुआत में ही बता दी थी ना। हाँ, संविधान का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, पर इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। पुष्टि हुई है, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। व्यापक पैमाने पे
दुष्प्रचार का माध्यम, एनजीओ के माध्यम से इन्होंने गांव-गांव में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो नया संविधान ला देंगे, तमाम प्रकार की इन्होंने जो बातें कही। दूसरा, सोरोस के पैसे यूपी में भी लगे थे। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक विदेशी ताकत से आप पैसा लेकर के देश के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरा है कि उस दौरान इन्होंने तमाम प्रकार की बात की थी, खटाखट हर एक महिला के खाते में इतना पैसा आएगा। क्या हुआ? कांग्रेस शासित राज्यों में तो कहीं भी नहीं आया। इन्होंने कर्नाटक हो या हिमाचल हो जो घोषणा की थी, आज तक किसी को पूरा भी नहीं कर पाए। पंजाब में भी कहीं नहीं कर पाए। ये तो इनका आचरण है। दूसरा, हमें कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, नई संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में ले जाकर के और वहाँ पे सम्मान के साथ स्थापित करने का कार्य हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं। संविधान अंगीकार करने की संविधान जिस दिन उन्होंने बना करके तैयार किया था और उसकी ड्राफ्ट कॉपी सौंपी थी देश को 26 नवंबर 1949 को, उस तिथि को भारत के अंदर संविधान दिवस मनाने का कार्य यह 2015 में 26 नवंबर 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्यक्रम लागू कराया और जिसमें प्रतिवर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम ये मोदी जी के कारण हो पाया। तो इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया था उस समय, और आज जब सच्चाई सामने आई देश के लोगों ने कि नहीं ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार था और विदेशी पैसे किस रूप में इन्वॉल्व हुए थे, तो आज देश की जनता फिर से अब इनको सबक सिखा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, अभी ये 3 चुनाव में परिणाम सामने आए और यूपी में भी 10 उपचुनाव हुए थे। 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और ये सभी, चाहे वो मिल्कीपुर हो, कटहरी रही हो, कुंदरकी रही हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सीट्स थी और वहाँ से बीजेपी उनको बहुत थम्बिंग मेजोरिटी से जीती है। कुंदरकी में हमारा प्रत्याशी जीता है 1,45,000 से, कटहरी में हम जीते हैं 38,000 से और अभी मिल्कीपुर में हमारा प्रत्याशी जीता है 62,000 वोट से। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि जनता जनार्दन झूठ को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। पर ये भी कहा जाता है कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ था 2024 में और फिर अब जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी फर्क आया था। देखिए, उस समय कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दुष्प्रचार ज़्यादा वो था और उन लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया था। लेकिन जब कैंडिडेट लिस्ट होता है और सभी की सहमति से आगे बढ़ता है। एक और बात चली थी उस वक्त कि आरएसएस ने इतना प्रचार नहीं किया 2024 में, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में वो ग्राउंड पर उतरे थे और उन्होंने प्रचार किया था। क्या आरएसएस के साथ कोई मतभेद था उस वक्त? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर एक अभिभावक के रूप में कार्य करने वाला एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, अपने केवल सामाजिक कार्यों के प्रति जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आम जनमानस को
उनके मुद्दों के साथ, उनकी मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। राहुल गांधी हर राज्य में जाके यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी भारतीयों को एक जैकेट में, एक विचार, एक सोच, एक एजुकेशन, एक किस्म से टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, एक ही रूल है, एक ही एग्जाम्पल है। और भारत में ये नहीं चलेगा। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। क्या एक भारत और श्रेष्ठ भारत नहीं बनना चाहिए? तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कौन से रास्ते होते हैं उनसे पूछना चाहिए ना। तो क्या कर रहे थे 6 दशक तक? पूछे ना अपने नाना से भी और अपने दादी से भी, अपने पिताश्री से भी। क्यों नहीं पूछा इन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने उस समय किया? जो काम पिछले 10.5 वर्ष के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है, जिसमें पूरे भारत की स्वीकृति है, पूरा भारत का व्यापक जन समर्थन मोदी जी को प्राप्त हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कांग्रेस ने कर लिया? अयोध्या के विवाद को तो हमेशा ही विवादी बने रहने देना चाहते थे। काशी की संकरी गलियों में गांधी जी के नाम पे जिंदगी भर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 1916 में काशी की संकरी गलियों को लेकर के गांधी जी ने टिप्पणी की थी काशी में, और बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने को साकार किया? वो मोदी जी ने ही साकार किया है। क्यों नहीं 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस ने समाप्त किया? क्यों नहीं कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ कांग्रेस ने आगे बढ़ाया? क्यों नहीं देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास मॉडल को कांग्रेस देने में क्यों विफल रही है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये सभी अवसर हैं। और अयोध्या में आज तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। एक नई अयोध्या के दर्शन सबको हो रहे हैं। जिस रूप में पूरा अयोध्या के प्रति लोग लालायित दिख रहे हैं, लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता बना रहे। आखिर में एक सवाल, आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी उस स्तर का नहीं है। तो ये दो जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन हम लोगों के सामने रखा था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें से 3 वर्ष के दौरान तो कोविड महामारी के साथ जूझते हुए हमारे व्यतीत हुए, लेकिन उस सब के बावजूद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में, अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं, 1950 से लेकर के, यानी 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, वह 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। यानी पिछले 8 वर्ष में, यानी जो 70 वर्षों में जितने हम पहुंचे थे, उससे दुगनी से अधिक हमने सफलता प्राप्त की है 8 वर्ष में। और वह भी तब जब 3 वर्ष कोविड महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। पर कैपिटा इनकम 1947 से लेकर के 2017 तक कुल पहुंच पाई थी 46,000 तक। आज ये लगभग 1,10,000 तक पहुंची है।
मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का, असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास युवा शक्ति है और ये बहुत प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है, हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, युवा को शक्ति को, अपनी युवा शक्ति को, उसको उसके इस स्केल को स्किल में बदलने की कार्रवाई को इसके साथ बढ़ा करके हमने आगे उसको तैयार किया है। अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है और इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस टारगेट को तय किया है कि 2029 में यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था भी होगा। वो SSS वाली बात जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, की, SSS, ये SSS के माध्यम से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं। ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे ANI पर ये पॉडकास्ट जिसे स्मिता प्रकाश ले रही थी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 8 साल का सफल कार्यकाल है, उसके बाद उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और इस पॉडकास्ट में कई अहम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो ये निजी समाचार एजेंसी है, उसके साथ इस पॉडकास्ट पर साझा की। सबसे अहम बात जो उन्होंने यहाँ कही, उन्होंने कहा कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जहां बुलडोज़र एक्शन पर जब सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जैसा समझेगा उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। जहां तक आक्रांताओं के महामंडन का सवाल है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका महामंडन नहीं होना चाहिए और अगर कोई राजनेता ऐसे आक्रांताओं की महामंडिता कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भी वैसे ही गुण हैं। जिन्ना के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जिन्ना को मानते हैं तो क्या राणा सांगा के बारे में कितने लोग हैं जो इस तथ्य से वाकिफ़ हैं। वक्फ पर भी अपने विचार साझा किए। ANI के पॉडकास्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा कि वक्फ पर JPC ने जो सिफारिश की है वो आज के दौर की आवश्यकता है, प्रासंगिकता है। यहाँ तक कि उन्होंने संबल को लेकर भी कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि संबल में जितने धार्मिक स्थल हैं वो ढूंढे जाएंगे और जो लगातार भाजपा पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो मस्जिदों पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर एक सवाल दागा कि आखिरकार मस्जिद पर कब्जा करके भाजपा क्या हासिल करेगी। 2024 में चुनावों की बात को लेकर भी कई अहम तथ्य उन्होंने साझा किए। उन्होंने कहा कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने जॉर्ज सोरेस का जो पूरा पैसा है वो लगा और वो जो भारत जोड़ो यात्रा रही है वो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी समाचार एजेंसी के साथ पॉडकास्ट शो में कई विषयों पर खुलकर अपनी बात बेबाकी से रखी। CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राम और कृष्ण को आदर्श मानते हैं, हमारा आचरण उनके जैसा ही है। कुछ लोग बाबर और औरंगजेब को आदर्श मानते हैं तो उनका आचरण उनके जैसा है। जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा
तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वहीं योगी ने कहा कि जिन्ना, बाबर और औरंगजेब का महामंडन करने वाले लोग कभी भी भारत के हितैषी नहीं हो सकते। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन ऑफ फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमामंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। संभल से वाराणसी तक नए नए मंदिर खोजने के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि जितने भी होंगे हम उन सबको खोजेंगे। प्रशासन ने अब तक 54 धार्मिक स्थानों की खोज की, कुछ और की भी तलाश की जा रही है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं, 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संभल हिंसा की, जहां मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी एक वजह है खुद यहां के सांसद। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कई तरह के आरोप लगे। उनमें से एक संभल में हिंसा का भी है। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बर्क से पूछताछ के लिए पहले उनके संभल और फिर दिल्ली स्थित आवास पर नोटिस दिया, लेकिन दोनों ही जगह कोई नहीं मिला। फिर देर रात सांसद बर्क का बयान आया कि उन्हें धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया है।
नोटिस मिल गया। बर्क ने कहा कि पुलिस को जांच के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। या आपको ये भी बता दें कि सांसद बर्क हिंसा में गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट के स्टे पर हैं। अहम बात यह है कि यहाँ के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी नामजद है। जांच के बाद हिंसा से जुड़े मामले में 23 मार्च को जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। तो बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार है। एसआईटी की दस्तक हो चुकी है। धारा 35(3) के तहत सांसद को नोटिस भी मिल चुका है और संबल हिंसा मामले में भी आरोपी हैं सांसद बर्क। तो गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई सांसद साहब पर और गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट के स्टे पर हैं फिलहाल सांसद बर्क। साथ ही जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी बर्क कह रहे हैं कि वो ऑफिशियल्स के साथ पूरा कोऑपरेशन करेंगे जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। अब क्रोनोलॉजी समझते हैं। 24 नवंबर 2024 को ये हिंसा हुई थी। हिंसा में करीबन 4 लोगों की मौत हुई थी। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा। और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। छत्तीसगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भूपेश बघेल और उनसे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक जगहों पर छापा मारा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में ये छापे चल रहे हैं। सीबीआई ने जिन परिसरों में छापा मारा उन्हें लेकर जो जानकारी है उनमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, सीएम रहते हुए भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा, पूर्व सीएम के ओएसडी सौम्या चौरसिया, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, साथ ही एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, एएसपी संजय ध्रुव, कांस्टेबल भीम यादव, कांस्टेबल अर्जुन यादव, मनीष आईपीएस, आरिफ हुसैन आईपीएस, आनंद छापड़ा आईपीएस, प्रशांत अग्रवाल आईपीएस, अभिषेक पल्लव के ठिकानों पर ये छापेमारी है। और भूपेश बघेल की सरकार पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ऑनलाइन सट्टा जैसे गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में हैं। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा आज सभी राजनीतिक दलों के साथ अहम चर्चा में भाग लेंगे। ये चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के आरोपों के संदर्भ में हो रही है। इस मामले ने राजनीतिक और न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी। गौरतलब है कि 24 मार्च को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस बैठक में सहमति भी बनी थी कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की राय जानना जरूरी है। बात बिहार की, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले दिल्ली में बिहार से आने वाले एनडीए घटक दलों के नेता आज एक साथ बैठेंगे, एकजुटता का संदेश भी देंगे। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल के घर ये बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार के एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि आज का डिनर बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया, लेकिन इसमें चुनावी चर्चा भी होगी। इस डिनर में बिहार से एनडीए के सभी सांसद रहेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर कुल 42 सांसद होंगे। अच्छा, तो बिहार दिवस का सेलिब्रेशन है। एनडीए की बैठक की वजह यही है कि कैसे एकजुटता का संदेश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में दिया जाए। अब इस सेलिब्रेशन के साथ दूसरा अहम काम ये होने वाला है कि चुनाव को लेकर तैयारियां और क्या मंथन होने वाला है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही एकजुटता का संदेश इंडी ब्लॉक को देने की पूर्ण कोशिश रहेगी इस एनडीए की बैठक में। और तमाम विपक्ष की ओर से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका भी दो टूक जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी पीछे कैसे रहती, उसने भी बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इंडी ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये निर्णय कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में राहुल गांधी और बिहार के वरिष्ठ नेताओं समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने पार्टी के रुख की पुष्टि की।
कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जब चुनाव नजदीक आएंगे तो सभी नेता मिलकर फॉर्मूले को तय करेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी द्वारा तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया कि अंतिम निर्णय सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा। यानी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार में उतरेगा, ऐसा बिहार कांग्रेस का मानना है। सीट बंटवारे को लेकर कोई कंसेंसस नहीं है। क्या फॉर्मूले के तहत ये सीट बंटवारे को अंजाम दिया जाएगा, अभी इसको लेकर चुप्पी है। चुनाव नजदीक आएंगे तब फॉर्मूला तय किया जाएगा इंडी ब्लॉक के द्वारा। बात दिल्ली की, जहां के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने डीडी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली की सरकार दिल्ली को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए सुनवाते हैं। दिल्ली के बजट पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी। सर, किस तरह देखते हैं इस बजट को? देखिए, बजट ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 31% की ऐतिहासिक वृद्धि है इस बजट में, जो देश के किसी भी राज्य ने एक वर्ष में नहीं की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत बड़ा बूस्ट है, जिससे रोजगार में सृजन भी होगा। सर, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एजुकेशन हब खोलने की बात की, कई चीज़ें हैं। देखिए, वो लोग एजुकेशन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा हवा बनाते थे। हम इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किए हैं, नए करिकुलम्स को लाए हैं, पैसा आवंटित किया है और उसको खर्च करके दिल्ली की जनता को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के साथ साथ दिल्ली के युवा देश के लिए अच्छे नागरिक बन के हमारे स्कूलों से निकले, इसके लिए काम करें। सर, डीटीसी की कैग की रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष शोर मचा रहा है, चोर मचाए शोर। इस बात को आप हमारे तरफ से विपक्ष को बताइए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष शोर मचा रहा है और साफ कहा है दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश को टीबी मुक्त बनाने में मदद के लिए पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय मिशन मोड पे काम कर रहा है। जन भागीदारी और पारंपरिक चिकित्सकों की ज़मीनी स्तर पर भागीदारी, तकनीक का उपयोग कर राज्य का रिभोई ज़िला कई नई पहल पर मिसाल कायम कर रहा है और आज रिभोई ज़िला के 60 गांव टीबी मुक्त हैं। ट्रेडिशनल हीलर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत घर घर जाकर टीबी की जांच में मदद कर रही हैं। कैसे ये ज़िला टीबी फ्री बना, इसी पर जिला के डीसी अभिलाष वर्णवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। हमारे साथ रिभोई डिस्ट्रिक्ट के डीसी अभिलाष वर्णवाल हैं। सर, 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की प्रगति हो रही है और क्या कुछ अब तक रिजल्ट निकला है? 100 दिवसीय जो टीबी प्रिवेंशन, बेसिकली 100 डेज टीबी प्रिवेंशन जो कैंपेन है, इसमें हम लोगों की प्रगति काफ़ी अच्छी है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इस साल हमने ऑलरेडी 1 लाख में लगभग 2009 लोगों की प्रिजम्पटिव टेस्टिंग कर ली है। 32,000 से ज़्यादा लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है। तो ये पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। साथ साथ में जिस तरीके का रिस्पांस हम लोगों को मिला है, जिस तरीके से हम लोगों ने कम्युनिटी में एक ट्रस्ट पैदा किया है टुवर्ड्स द हेल्थ सिस्टम, तो उस हिसाब से लग रहा है कि इस साल के बेसिस पे अगले साल हम लोगों को और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। क्या कुछ इसमें नया इनिशिएटिव आपने लिया था? 100 हम लोग उन चैनल्स को यूज़ करें जहाँ पे वो ऑलरेडी थोड़ा ट्रस्ट करते हैं एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। तो जैसे हमने सबसे बड़ी जो चीज़ की वो था ट्रेडिशनल हीलर्स। हर गांव में एक ट्रेडिशनल हीलर होता है, तो हमने उनको टैप किया, हमने उनको ट्रेनिंग दी स्क्रीनिंग करने के लिए, उनको थोड़ा फिनेंशियल इंसेंटिव दिया कि वो पेशेंट्स को रेफ़र करें सो दैट हम लोगों की प्रिजम्पटिव टेस्टिंग एंड टीबी आइडेंटिफिकेशन इंप्रूव हो सके। सेकेंडली हमने जो किया कि हमने ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़, जो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनको टैप किया। इनको जाकर हमने बार बार कोशिश करके कन्विंस किया कि आप आइए, आप स्क्रीनिंग कराइए, आप टेस्टिंग कराइए। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। और एक तीसरा जो हमें एक टेक्नोलॉजी बहुत जिस टेक्नोलॉजी हमें बहुत सहायता की है वो है हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स। सो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स कैन बी कैरिड टू दीज हार्ड टू रीच एरियाज़, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था विद पोर्टेबल एक्सरे और नॉर्मल डिजिटल एक्सरे।
तो ये हैंड हेल्ड एक्सरे जो 2 व्हीलर में भी जा सकता है, इससे जो हम लोगों ने प्रिजम्पटिव टेस्टिंग की तो हम लोगों की जो टीबी डायग्नोसिस रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का उपयोग करते हुए टीबी उन्मूलन की दिशा में काम हो रहा है मेघालय के अलग अलग जिलों में, और यही उपाय है जिसके वजह से हम टीबी का उन्मूलन कर सकते हैं, और जो टारगेट है सरकार का 2025 तक टीबी मुक्त भारत का, उस उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, रिभोई डिस्ट्रिक्ट, मेघालय। बात हिमाचल की, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.4% तक पहुंच गई। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा और सरकार पर रोजगार की दिशा में पूरी तरह से नाकाम रहने के आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल में बेरोजगारी की समस्या लगातार विकराल होती नजर आ रही है और हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा में पेश आंकड़े इसकी बानगी बयां कर रहे हैं। करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल में करीब 8 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और कांग्रेस नेता सत्ता में आने से पहले इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रहे थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में 6,32,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अब उसी कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में सरकार ने बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5.4% तक पहुंच गई है। हिमाचल में साल 2021-22 में बेरोजगारी की दर का आंकड़ा 4% तक का था। साल 2022-23 में ये आंकड़ा 4% से बढ़कर 4.4% तक पहुंच गया। अब साल 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 5% से पार हो गई है। हिमाचल विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या को लेकर भाजपा विधायक जनक राज, राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल ने सवाल पूछे थे। इसके जवाब में सरकार ने ये तमाम आंकड़े दिए हैं। विधायक जनक राज ने कहा कि बेरोजगारों की बढ़ती संख्या सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में बेरोजगारी की दर में ज्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे में सरकार को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी सदन में गूंजा और इस पर भी विधायक जनक राज ने सरकार को घेरा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों में करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उप मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी जल्दी ही नीति बनाने का दावा किया था। भाजपा विधायकों ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए तुरंत नीति बनाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने का वायदा किया था। हालांकि विधायक जनक राज का दावा है कि आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तो फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल में रोजगार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है और कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का और 5 लाख नई नौकरियां देने का भरोसा दिया था। हालांकि विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। पिछले 2 साल में प्रदेश में रोजगार की स्थिति जो बदली है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और ताज़ा आंकड़े जो सरकार की तरफ से विधानसभा में जारी किए गए हैं बेरोजगारी को लेकर, उसके बाद से एक बार फिर से प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस पूरी रसाकशी में जो प्रदेश का युवा है, खासकर जो शिक्षित बेरोजगार है, उसको इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने सौगात मोदी अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमान परिवारों को ईद के अवसर पर विशेष किट बांटना है। इस पहल का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि गरीब मुसलमान परिवार बिना किसी कठिनाई के त्यौहार मना सकें। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अहम पहल की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी मोदी किट दी जाएगी। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। पूरे देश में चलेगा, 32 लाख लोगों को बटेगा। ये हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, किसी कारण से नहीं कर पाते,
हर धर्म में ये रास्ता निकाला गया है उनको सौगात देने के लिए। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगातें मोदी का किट देगा। देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी दी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। सौगातें मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इस पहल को लेकर लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। जब सामान मिलता है, पहली दफा मिला है जी, बहुत अच्छा लगा। रमजान के टाइम में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सब। वो हमारे लिए कर रहे तो इससे अच्छी बात नहीं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इनसे। मोदी सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही है। हालांकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष किया है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें। इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। बीजेपी अब सौगाते मोदी जैसे कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम समाज में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का खूब फायदा भी देश के मुस्लिम सहित बाकी अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। उर्मिलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक में सभी का स्वागत। आधुनिक चिकित्सा की वजह से तुरंत इलाज में आसानी होती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है आंख के इलाज को लेकर दिल्ली एम्स में देखने को मिला है। ये उदाहरण भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए कॉर्निया को एक से दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली एम्स और ICMR ने कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इसमें सफलता हासिल हुई। हरियाणा के सोनीपत से उड़ान भरते हुए ड्रोन ने महज 40 मिनट में झज्जर स्थित NIC परिसर होते हुए दिल्ली एम्स तक कॉर्निया को पहुंचाया, जिसके चलते तय समय पर मरीज की आंख का सफल ऑपरेशन हुआ। आमतौर पर इस यात्रा में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता था। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 33वीं बैठक मंगलवार को चीन के बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस दिशा में प्रासंगिक राजनयिक और सैन्य तंत्र को बनाए रखने और मजबूत करने पर भी सहमत हुए। दोनों पक्षों ने सीमा पार सहयोग और आदान प्रदान जल्द से जल्द फिर शुरू करने और सीमा पार नदियों कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाली विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की तैयारियां जो थी उसको लेकर भी चर्चा की है। खबर बांग्लादेश से, जो अपना आज 55वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बांग्लादेश की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के तहत आयोजन किए जा रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली में बदलाव लाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने एक आदेश जारी किया। इसमें चुनाव संचालन के तरीकों में बदलाव की बात कही गई है। इस आदेश में मतदाताओं से उनकी अमेरिकी नागरिकता को साबित करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चुनाव के दिन तक केवल मेल या इन पोस्टल बैलेट मतपत्र ही गिने जाएंगे। इसके अलावा गैर अमेरिकी नागरिकों को कुछ चुनावों में दान करने से भी रोकने का प्रस्ताव है। ट्रंप ने भारत और ब्राजील जैसे देशों में चुनाव प्रथाओं का उदाहरण लिया और तर्क दिया कि अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा को लागू करने में विफल रहा, जो पहले से ही कई विकसित और विकासशील देशों में मानक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक स्वयं सत्यापन पर निर्भर है। 1 से 4 मई तक मुंबई में होने वाला पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन। वेव दे रहा है XR टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा। वेव्स के तहत देश भर में आयोजन किया जा रहा है XR क्रिएटर हैकाथॉन का। योग दुनिया भर में फिटनेस और शांति का प्रतीक बन चुका है। गलत जानकारी और गलत आसन की वजह से बड़ी संख्या में लोग योग के लाभों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब एक्सटेंडेड रियलिटी तकनीक इस समस्या के साथ आपके जीवन को आसान बनाने के लिए तैयार है। देश भर की टॉप एक्सटेंडेड रियलिटी टीम्स अपनी चुनौती पेश कर रही हैं एक्सटेंडेड रियलिटी क्रिएटर हैकाथॉन में। और अब नजरें हैं फिनाले पर कि कौन बनेगा विजेता। देखिए रिपोर्ट। XR क्रिएटर हैकाथॉन, जहां इनोवेशन को मिलता है राष्ट्रीय मंच। योग रखता है हमें निरोग, लेकिन बड़ी संख्या में योग साधकों को गलत मुद्रा यानी पोज के कारण दर्द व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती का समाधान लेकर आई है पोज परफेक्ट, एक AI सक्षम योगा सूर्य नमस्कार पोज करेक्शन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम फीडबैक और मुद्रा सुधार की सुविधा देती है। पोज परफेक्ट टीम ने एक AI संचालित योग मुद्रा सुधार प्रणाली विकसित की है जो पोज नेट 3D विजुअलाइजेशन और रियल टाइम फीडबैक का उपयोग कर योगासन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती है। ये प्रणाली उपयोगकर्ता के पोस्चर को ट्रैक करती है और ब्लेंडर एनिमेटेड 3D अवतार के माध्यम से सही मुद्रा को दिखाती है। इससे योगाभ्यासियों को सीधे ऑन स्क्रीन सुधार और बॉडी अलाइनमेंट की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे गलत पोस्चर के कारण होने वाली चोटों को रोका जा सकता है। ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विकसित करने का मौका देश के युवाओं को मिला XR क्रिएटर हैकाथॉन में, एक अनोखी पहल जो भारत के होनहार XR डेवलपर्स और इनोवेटर्स को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान कर रही है। इस हैकाथॉन का आयोजन वेव लैब्स द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में वेव्स पहल के तहत किया गया है। इस मंच ने पोज परफेक्ट जैसी कई टीमों को न सिर्फ राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि निरंतर मेंटरशिप, टेक्निकल सपोर्ट और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का अवसर भी दिया है। इसी का नतीजा है कि पोज परफेक्ट अब फाइनल तक पहुंच चुकी है। इस इनोवेटिव सफर में वेव लैब्स को भारत XR और XDG का भी सहयोग मिला है। पोज परफेक्ट जैसी टीमों की सफलता ये साबित करती है कि XR क्रिएटर हैकाथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत में एक्सटेंडेड रियलिटी इनोवेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मिशन है। अब सभी की निगाहें 1 से 4 मई को वेव्स जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होने वाले ग्रैंड फिनाले पर टिकी हैं, जहां देश भर की टॉप XR टीमें अपनी इनोवेशन को अंतिम बार पेश करेंगी और XR टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा देंगी। जया सिन्हा, DD न्यूज। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। जॉर्डन के अम्मान में एशिया चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने चीन के जैक्सन हुआंग को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले सुनील ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के सुखरो अब्दुल्ला खायव को 10-1 से हराया। वहीं भारत के सागर ठाकरा ने 77 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाइंग मुकाबले में जीत हासिल की, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल में जॉर्डन के अमरो सादे से 10-0 से हार गए। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को होने वाले मुकाबले में गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में हार मिली। ऐसे में दोनों की कोशिश पहली जीत की होगी। राजस्थान रॉयल्स और KKR के बीच अब तक 29 मैच हुए, जिसमें से दोनों ने 14-14 मुकाबले जीते, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। KKR के चिंता का विषय बन रहे हैं वरुण चक्रवर्ती का वो जो फॉर्म है, क्योंकि वो मुकाबले में काफ़ी महंगे साबित हुए। पहले
खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने खिलाड़ियों की ज़िंदगी को कितना बदला है, आखिर किन मायनों में ये खेल पैरा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हुए, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अद्भुत प्रतिभा, खुद को साबित करने की जद्दोजहद और जीवन के संघर्ष को पार कर सफलता को छूने की खुशी जैसे हर पहलू मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का एक और चेहरा है और वह है इस मंच के माध्यम से देश के कोने कोने से खिलाड़ियों को सामने लाना। पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले तीरंदाज राकेश कुमार हों या पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल, हर कोई अब इस बात को बेहिचक तरीके से सामने रख रहा है कि आज पैरा खिलाड़ी किसी सुविधा से महरूम नहीं हैं, बल्कि अब ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। ये एक पैरा खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे हम लोग पैरा आर्चरी से हैं तो ज़्यादातर हमें नेशनल्स में डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिलते हैं। एक नेशनल मिल जाता है या ट्रायल्स वगैरह होते हैं जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जिससे कि नए नए और पैरा तीरंदाज निकल के सामने आ रहे हैं और इस खेल को रोमांचक बना रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीटों के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। टूर्नामेंट वैश्विक मानकों के बराबर बल्कि कई मायनों में इससे भी बेहतर साबित हुआ है और जिसके लिए खिलाड़ी पीएम मोदी की खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी को लेकर तैयार की गई नीति का जिक्र करना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री सर से बात होती है तो एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है हमारे में। मेडल आए ना आए पर वहाँ ऐसा लगता है कि कुछ करके आएंगे, वहाँ अच्छा खेल के आएंगे, ऐसा फील होता है। और वहाँ जाके मेडल नहीं आए फिर भी यहाँ आके प्रधानमंत्री सर सबको मिलते हैं, अच्छे से मोटिवेशन दे रहे हैं और आगे की टूर्नामेंट में हमें खेलने के लिए, अच्छा खेलने के लिए वो बोलते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। इन खेलों में प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बढ़ा है जो इसका एक और बेहतर रूप सामने रखता है। कोशिश इस बेहतरी को लगातार बनाए रखने की है, साथ ही इसके रूप को विस्तार देने की भी। तो इन खिलाड़ियों की ये बातें सुनकर एक बात तो तय है कि पैरा खेलों को लेकर के सरकार की जो नीति है उसका असर जो है वो अब ज़मीनी स्तर पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाहे पैरा एशियन गेम्स हो या पैरालंपिक, दोनों में ही खिलाड़ी जो है न केवल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पदक की संख्या को भी लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर मिली इस मजबूती का ही नतीजा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और गुजरात की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी और पैरा एशियन गेम्स की पदक विजेता सोनल पटेल का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने पैरा खिलाड़ियों को नई ऊंचाई दी। सोनल सिर्फ 6 महीने की थी जब पोलियो से ग्रस्त हुई। उनके सफ़र और उनके आगामी लक्ष्य पर उनसे बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी सोनल पटेल जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे देखती हैं वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के इस मंच को। सोनल, सबसे पहला सवाल यही है कि पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मंच के तौर पे ये है, तो आपकी अपनी क्या कुछ राय है? सेकंड टाइम खेलो इंडिया हो रहा है दिल्ली में और पैरा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है आगे जाने का। और जैसे कि बाहर प्लेयर को कोई पहले जानता नहीं था और ये खेलो इंडिया मंच ऐसा है कि सारे पैरा खिलाड़ियों को सभी जगह दिखाते हैं और ऐसा है कि पैरा प्लेयर कुछ कर सकता है, ऐसे सब दिखाते हैं। सोनल, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे इस खेल की तरफ आई? बेसिकली मुझे बनना था टीचर, पर मेरी विकलांगता के कारण मैं टीचर नहीं बन सकी। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी मैं इंडिया नंबर 1 हूँ मेरे क्लास 3 में और मैं वर्ल्ड नंबर 9 हूँ और अभी मैं इंटरनेशनल 36 कंट्री में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और इंटरनेशनल 35 मेरे मेडल है। अभी पैरा एशियन गेम्स जो हैं वो अगले साल हैं, तो उसको किस तरह से देखती हैं? उसके लेकर के ये जो मंच होते हैं कितने फ़ायदा पहुँचाता है आगे की तैयारी को लेकर के? बहुत ही फ़ायदाजनक है ये मंच, क्योंकि इसमें से ही पता चलेगा कि एशियन चैम्पियनशिप में कौन जा पाएगा
और उसकी मैं अभी बहुत ही अच्छी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये है सोनल पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक ऐसा मंच है जो कि इन खिलाड़ियों के लिए एक कहना चाहिए वरदान के तौर पर सामने है, क्योंकि यहाँ पर सीखी हुई बहुत सी चीज़ें जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करती हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महान कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा को छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। महादेवी वर्मा की कविताओं में दुख, जीवन, प्रेम और सौंदर्य के लिए विह्वल आकांक्षा दिखती है। वह मार्ग की कठिनाइयों से विचलित नहीं होती, बल्कि उनसे टकराने की प्रवृत्ति उनमें दिखाई देती है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो या क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युगकल्प, उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। महादेवी वर्मा ने न केवल कविताएं लिखी, बल्कि निबंध, संस्मरण और कहानियां भी लिखी। उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र शामिल हैं। उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी की कविताओं में अन्य भावों के अलावा विषाद की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया गया है। महादेवी वर्मा के लेखन में भारतीय नारी की पीड़ा, उनकी इच्छाएं और उनके संघर्षों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह मात्र एक कवयित्री ही नहीं, निबंधकार और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।